महाराज रुद्र अपने मुख्यमंत्री के साथ दरबार में मौजूद थे कि तभी एक सैनिक आकर उन्हें एक खबर देता है। क्या कह रहे हो? उन्हें तुरंत अंदर भेजो। मेरे राज्य में नाइंसाफी नहीं हो सकती। जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। दरबार में हरिया और सेठ बहादुर को लाया जाता है। महाराज को देखकर सेठ बहादुर गुस्से से हरिया को देखता है और महाराज से कुछ कहने ही लगता है कि महाराज उसे रोक देते हैं। रुक जाओ सेठ बहादुर, पहले हरिया को बोलने दो। मेरे राज्य का यही कानून है कि पहले गरीब फरियादी को सुना जाएगा। हरिया के बाद तुम अपनी बात कह सकते हो। महाराज, सेठ बहादुर को मैंने अपनी दुकान के कागजात उधार पर रखवाए थे। मेरी पत्नी बीमार थी। अब मैंने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया है, लेकिन सेठ मान नहीं रहे और कह रहे हैं कि मेरी दुकान अब उनके नाम हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मेरे पास उस दुकान के अलावा और कुछ नहीं है। यह सुनकर हरिया बहुत रोने लगता है। फिर सेठ बहादुर महाराज से कहता है, महाराज, हरिया ने दुकान गिरवी नहीं रखवाई थी, उसने दुकान बेचकर कर्ज लिया था। हरिया को मैंने दुकान से ऊपर रकम दी थी। हरिया ने ऊपर की रकम वापस की है। अब ये कह रहा है कि मैं इसे दुकान वापस कर दूं। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? महाराज, सब झूठ बोल रहा है। मैं अपनी दुकान क्यों बेचूंगा? मैंने बस सेठ से कर्जा लिया था जो कि वापस कर दिया है। मैंने अपनी दुकान नहीं बेची थी महाराज। सेठ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हरिया ने दुकान बेची थी? महाराज, मेरे पास हरिया की दुकान के कागजात हैं जिस पर हरिया के हस्ताक्षर हैं। उसने वो दुकान मेरे नाम कर दी थी। अगर आपको यकीन न हो तो मैं मंगवा कर दिखा सकता हूँ। महाराज के आदेश पर सेठ के घर से वे कागजात मंगवाए जाते हैं और महाराज को दिखाए जाते हैं, जिन पर हरिया के हस्ताक्षर मौजूद थे। महाराज, हरिया झूठ बोलकर मुझसे अब दुकान वापस लेना चाहता है। उसने दरबार में मेरी छोटी शिकायत की और आपके सैनिक मुझे घर से पकड़कर दरबार ले आए। महाराज, अगर ऐसे ही होता रहा तो एक दिन सब लोग ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे। हरिया, तुमने झूठ बोलकर हमारे सैनिक को गुमराह किया। जानते भी हो इसकी तुम्हें सजा मिल सकती है। तुमने झूठ क्यों बोला? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। सेठ झूठ कह रहा है। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। सेठ सब गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करता है। कोई इन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि ये सबूत नहीं छोड़ते। मैं आपसे हिम्मत करके न्याय लेने आया हूँ। मुझे निराश ना करें। महाराज, हरिया झूठ कह रहा है। आपके होते हुए भला कौन किस पर जुल्म कर सकता है? अगर मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया होता तो जरूर आपको खबर मिल जाती। महाराज को सेठ की बातों पर विश्वास हो जाता है और वे सैनिक से कहते हैं, हरिया को कारावास में बंद कर दिया जाए। अब हरिया सारी उम्र कारावास में बिताएगा। गांव में ये घोषणा करवा दो कि अब इस गांव में अगर किसी ने झूठी शिकायत की तो उसे उम्र भर कारावास में रहना होगा। शाम होने वाली थी, परंतु हरिया अभी तक घर नहीं आया था। हरिया की पत्नी बहुत परेशान थी, इसीलिए वह हरिया के छोटे भाई चगन से कहती है, चगन, हरिया अभी तक नहीं आया। न जाने सेठ ने दुकान के कागजात वापस किए कि नहीं। तुम जाकर जरा खबर ले आओ। जी भाभी माँ, मैं भैया को लेकर आता हूँ। चगन हरिया का सगा भाई नहीं था। उसके पिता ने चगन को पाला था, परंतु हरिया चगन को सगे भाइयों से भी अधिक प्यार करता था। हरिया की पत्नी भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। चगन को बाजार आने पर पता चलता है कि महाराज ने हरिया को कारावास में डाल दिया है। सारी बात जानने के बाद वह घर जाकर अपनी भाभी को बताता है। इतने में उनके घर सैनिक आ जाता है।
महाराज का हुक्म है कि जो भी इस गांव में झूठ बोलेगा उसे कारावास में बंद कर दिया जाएगा और उसके परिवार को इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार आपको ये गांव इसी समय छोड़ना होगा। परंतु ये अन्याय है, मेरे भैया निर्दोष हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोला। सैनिक छगन की एक नहीं सुनता और उन्हें गांव से निकाल देता है। 5 वर्ष बीत चुके थे। अब राज्य में कोई भी झूठ नहीं बोलता था। सोनापुर गांव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। एक दिन महाराज अपनी पत्नी के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उनकी पुत्री राजकुमारी सोना वहां आ जाती है। पिताजी, मैं दासी के साथ जंगल जाना चाहती हूँ। मेरा मन अब हवेली में नहीं लग रहा। पुत्री, आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, तुम कल चली जाना। मैं कल सैनिकों को हुक्म दे दूंगा, वो तुम्हें हिफाजत से ले जाएंगे। पिताजी, मुझे अपने साथ सैनिक नहीं लेकर जाना। मैं दासी के साथ चली जाऊंगी और मुझे इस मौसम में ही जाना है। मुझे आपकी इजाजत चाहिए। पुत्री, जब पिताजी ने मना कर दिया है तो क्यों जिद कर रही हो? मेरी प्यारी पुत्री, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा, परंतु समय से वापस आ जाना। पिताजी, आप चिंता न करें। मैं महाराज की पुत्री हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। राजकुमारी सोना अपनी दासी के साथ जंगल घूमने चली आती है। जंगल में हर तरफ सुंदर पेड़, फल और फूल थे। राजकुमारी के कानों में मधुर धुन सुनाई देती है। दासी, क्या तुम्हें भी वो धुन सुनाई दे रही है? जी राजकुमारी, मुझे भी वो धुन सुनाई दे रही है। ये धुन तो बहुत मधुर है। राजकुमारी उस धुन की दिशा में चल पड़ती है। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ हर तरफ सुंदर फूल फल थे और एक घर था जो नदी के पास ही बना हुआ था। उस घर के बाहर पेड़ के नीचे एक नौजवान लड़का बैठा बांसुरी बजा रहा था। राजकुमारी आंखें बंद करके उसकी धुन में खो गई थी कि तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, परंतु वह लड़का भीगते हुए भी उसी तरह बांसुरी बजाता रहा। राजकुमारी का सारा ध्यान उस धुन पर था कि तभी अचानक एक सांप राजकुमारी के पांव में काट लेता है और राजकुमारी दर्द से चीखने लगती है। कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। राजकुमारी, आपको तो सांप ने काट लिया है, ये क्या हो गया? राजकुमारी की रोने की आवाज सुनकर वह लड़का तुरंत उसके पास आ जाता है। आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है आपके पैर को? ये राजकुमारी सोना है, इनके पैर में सांप ने काट लिया है। लड़का तुरंत राजकुमारी को अपने घर ले जाता है और कोई दवा उठाकर राजकुमारी के घाव पर लेप लगा देता है। राजकुमारी की तबीयत अब बेहतर हो गई। आपका धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। पिताजी परेशान हो रहे होंगे। राजकुमारी, आपको यहाँ इस मौसम में नहीं आना चाहिए था। बारिश हो रही है, आपका अभी बाहर जाना उचित नहीं है। मेरे पिताजी परेशान हो रहे होंगे, मुझे हवेली जाना है। राजकुमारी, ये नौजवान ठीक कह रहा है, अभी बाहर जाना सही नहीं है। बारिश रुक जाने पर हम वापस चले जाएंगे। थोड़ी ही देर में बारिश थम जाती है तो राजकुमारी अपनी दासी के साथ बाहर निकलती है। इतने में उन्हें सैनिक भी नजर आते हैं और वह अपनी बग्घी में बैठकर हवेली चली जाती है। सोना हवेली लौटकर सारी बात महाराज को बताती है। मेरी पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जीवित न रह पाता। उस नौजवान ने, जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, मेरी जान बचाई है। पिताजी, अगर वो समय से दवा न लगाता तो शायद मैं जिंदा न बच पाती। महाराज सैनिक को आदेश देते हैं कि अगले दिन उस नौजवान को दरबार में लाया जाए। उसे इनाम से नवाजा जाएगा जिसमें उनकी प्यारी पुत्री की जान बचाई है। अगली सभा में सैनिक उस नौजवान को लेकर महाराज के दरबार में हाजिर होते हैं। नौजवान, तुमने मेरी पुत्री की जान बचाकर मुझे खरीद लिया है। आज तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। जितने सोने चांदी के मोहरे चाहिए तुम ले सकते हो। मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए। महाराज उस नौजवान की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए?
आखिर तुम इनाम लेने से मना क्यों कर रहे हो? मैं कैसे एक ऐसे महाराज से इनाम ले सकता हूँ जिसके राज्य में झूठ का बाजार चलता हो। महाराज उसकी बात सुनकर चिंतित ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे राज्य के दूर दूर तक चर्चे हैं। आप गलत कह रहे हैं महाराज। आपके राज्य में बहुत नाइंसाफी है। आपको इल्म ही नहीं है। जिस दिन आपके राज्य में इंसाफ होगा, मैं उस दिन आपसे इनाम कबूल करूंगा। नौजवान महाराज से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है, परंतु महाराज अब बहुत चिंतित हो गए थे। वे अपनी पत्नी से कहते हैं, ये नौजवान क्या कहकर गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुछ गलत होता तो लोग मेरे सैनिकों को शिकायत करते। हर जगह तो लोगों की मदद के लिए सैनिक हैं। महाराज, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। वो नौजवान मुझे सच्चा व्यक्ति लग रहा था। आपको पता करना चाहिए कि राज्य में क्या चल रहा है। ये आपका फर्ज है। महाराज गहरी सोच में डूब गए। अगले दिन वे भेष बदलकर एक आम व्यापारी बनकर गांव के बाजार में जाते हैं। महाराज को कोई पहचान नहीं पाता। वे एक दुकान से कुछ सामान फल खरीद रहे थे कि तभी उनका ध्यान एक आदमी पर जाता है। वह आदमी रोते हुए सैनिक से कह रहा था, मैं कितने दिन से तुम्हें कह रहा हूँ सैनिक, मुझे महाराज से मिलना है। मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी फरियाद महाराज तक पहुँचा दो। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। सैनिक उस आदमी को भगा रहा था। तभी एक और आदमी आकर फरियाद करता है, लेकिन सैनिक उसे भी भगा देता है। महाराज यह सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं और अपने दरबार वापस लौट जाते हैं। महाराज के आदेश पर बाजार के सैनिकों को बुलाया जाता है। मेरे राज्य में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? सारा सच अब मेरे सामने आ चुका है। मैं खुद अपनी आंखों से सच देख चुका हूँ। कोई झूठ बोलने की गलती ना करे, नहीं तो इसी क्षण सिर से तन जुदा कर दूंगा। एक सैनिक कांपते हुए महाराज को कहता है, महाराज, हम तो वही करते हैं जो हमें महल से हुक्म आता है। मंत्री जी ने हमें सख्ती से कहा था कि गांव के लोगों की कोई शिकायत नहीं सुननी है और जो भी सेठ बहादुर के खिलाफ शिकायत करे उसे डराकर भगा देना है। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। सेठ ने मुझे लालच दिया था। मुझे क्षमा कर दें। मंत्री को कारावास में बंद कर दिया जाए और सेठ बहादुर को भी कारावास में डाल दिया जाए। और सेठ बहादुर ने जितने लोगों की जमीन पर कब्जा किया है, सब उन्हें वापस किया जाए। महाराज के कहने पर एक बार फिर से उस नौजवान को पुरानी अपनी गलती याद आती है। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने न केवल मेरी बेटी की जान बचाई, बल्कि मेरे राज्य को भी बचा लिया। अब बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मेरा नाम चगन है। मैं हरिया का छोटा भाई हूँ, जिसे झूठे इल्जाम में कारावास में बंद कर दिया गया था। मैं अपने भाई की आजादी चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने मंत्री पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपने राज्य का खुद ख्याल रखना चाहिए था। चगन, तुम्हारी नेक दिली और बहादुरी की वजह से आज मंत्री अपने अंजाम को पहुंचा है। मेरे राज्य को तुम्हारे जैसे युवकों की जरूरत है। आज से तुम मेरे मंत्री हो। वे हरिया को कारावास से निकलवा देते हैं और उससे माफी मांगते हैं। चगन की बहादुरी की वजह से न केवल हरिया आजाद हो जाता है, बल्कि चगन को महाराज का मंत्री घोषित कर दिया जाता है। कुछ ही समय में महाराज अपनी प्यारी पुत्री का विवाह छगन से कर देते हैं। सारा गांव छगन की वजह से खुश था। अब राज्य में कोई अन्याय नहीं था। छोटा सा गांव था जहां काशी नाम का एक मोची अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे लल्लू के साथ रहता था। दिन भर जूते सिलता और शाम को थका हारा घर लौटता। गरीबी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। सीता एक समझदार और सहनशील पत्नी थी।
दोनों ने मिलकर जीवन का बोझ उठाया था, लेकिन समय ने कभी उनके लिए राह आसान नहीं की। उस दिन भी काशी खाली हाथ घर लौटा। सीता ने थाली में सिर्फ आधी रोटी रखी, वो भी सिर्फ लल्लू के लिए। काशी, आज बस आधी रोटी बची थी। तू भी खा लेती सीता, मुझे तो आदत पड़ गई है भूखी नींद की। एक दिन आएगा जब हमारे घर भी तंदूर की खुशबू आएगी, आएगी ना काशी? हाँ, वो दिन जरूर आएगा, पर कब ये सिर्फ ऊपर वाला जाने। उसी वक्त उनका बेटा लल्लू भागता हुआ आया, चेहरा मासूम पर सवाल गहरे। अब्बू, एक बात पूछूं, हमारे घर में कब बिरयानी बनेगी? जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। हर रोज काशी किसी नए ग्राहक की उम्मीद में बैठता, लेकिन शाम को वही उदासी लेकर लौट आता। एक दिन काशी धूप में बैठा जूतों की सिलाई कर रहा था। उसी वक्त गांव का मुखिया वहां से गुजरा। अरे मोची, तेरा हाथ चल रहा है या भगवान की मार चल रही है? करम मेरा है, नसीब उसका, जो बचा है उसी से जी रहे हैं साहब। कोई फायदा नहीं तुझमें, गांव की हवा भी तेरी तरह उदास है। मुखिया की बात ने कुछ तोड़ दिया काशी के भीतर। उस रात काशी चुपचाप घर से निकल गया। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी तन्हाई चाहिए थी, जंगल जा रहा हूँ। कुछ सवाल हैं जो सिर्फ पेड़ों से पूछने हैं। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, जहाँ एक जंग लगी लोहे की घंटी लटक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। जैसे ही काशी ने हाथ बढ़ाया, पीछे से एक आवाज आई। बेटा, इस घंटी को बजा, लेकिन याद रख, इसकी ध्वनि जिंदगी बदल देती है, लेकिन सिर्फ उनकी जिनकी नीयत साफ हो। घंटी से? बाबा, ये तो सिर्फ लोहे का टुकड़ा है। लोहे से भी किस्मत बदल जाती है। काशी ने धीरे से घंटी बजाई। एक तेज रोशनी चमकी और घंटी के नीचे से एक छोटी पोटली गिरी। उसमें लिखा था, इस घंटी की ध्वनि जहाँ तक जाएगी वहाँ अंधेरा दूर होगा, सच्चाई की जीत होगी। काशी समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में विश्वास जागा कि कुछ अलग जरूर होने वाला है। उसने घंटी और पोटली को उठाया और घर लौट आया। दूसरी ओर राजमहल में राजकुमारी सुलेखा अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। महाराज, राजकुमारी की आंखों की रोशनी तभी लौटेगी जब एक पवित्र वस्तु की ध्वनि उनके कानों तक पहुँचे। वो वस्तु एक सच्चे व्यक्ति के हाथ से लाई जानी चाहिए। मैंने तपस्या में देखा है, हरिपुर में एक मोची है, उसके पास एक पुरानी घंटी है, वही वस्तु है। तुरंत उस मोची को ढूंढो। राजा के सिपाही जब काशी के घर पहुँचे। काशी मोची, राजा ने बुलाया है। कहा गया है कि तुम्हारे पास एक वस्तु है जो राजकुमारी की आंखें लौटा सकती है। मैं तो बस एक मोची हूँ। अगर किसी की आंखें वापस आ सकती है तो जाओ, जाओ, तुम्हारे हाथ साफ है और नियत भी। अब्बू, आप सिर्फ मोची नहीं, रोशनी बनने जा रहे हो। काशी ने घंटी उठाई और सिपाहियों के साथ निकल पड़ा। राजमहल पहुंचा, जहां राजकुमारी सुलेखा अपने कमरे में बैठी थी। यदि इस घंटी में कुछ है
तो अब उसका चमत्कार दिखना चाहिए। काशी ने आंखें बंद की और दिल से घंटी बजाई। घंटी की आवाज जैसे आसमान को चीर गई। रोशनी का एक गोला राजकुमारी के चेहरे के पास घूमने लगा और अचानक सुलेखा ने आंखें खोल दी। मैं देख सकती हूँ सब कुछ। काशी, आज से सिर्फ तू मोची नहीं, राज्य का उजाला है। तू हमारा कारीगर गुरु होगा। ये घंटी और पोटली अब तेरे नाम। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था महाराज। काशी घर लौटा। सीता रोटियां बना रही थी। लल्लू खुशी से नाच रहा था। घर में पहली बार तंदूर की खुशबू थी, लेकिन रोटियों से ज्यादा खुशी की। क्या कहा था मैंने? एक दिन हमारे घर भी तंदूर की खुशबू जरूर आएगी। और रोशनी भी, सीता, रोशनी भी। ईमानदारी, मेहनत और सच्ची नीयत कभी बेकार नहीं जाती। जो दिल से अच्छा होता है, उसकी किस्मत भी एक दिन बदलती है। करम मेरा है, नसीब उसका। जो बचा है उसी से जी रहे हैं साहब। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को तुरंत कोई फायदा नहीं तुझमें, गांव की हवा भी तेरी तरह उदास है। और हाँ, ऐसी मुखिया की बात ने कुछ तोड़ दिया काशी के भीतर। उस रात काशी चुपचाप घर से निकल गया। जरूर शेयर कहाँ जा रही हो? हम फिर मिलेंगे एक थोड़ी तन्हाई चाहिए थी, जंगल जा रहा हूँ। कुछ सवाल हैं जो सिर्फ पेड़ों